जय श्री महाकाल। नमस्कार, मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से और अपने सभी भाई बहनों को, अपने गुरुजनों को, बड़े भाइयों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से वैदिक ज्योतिषी हूँ और महाकाल का भक्त हूँ, इसीलिए सबको दोबारा जय श्री महाकाल। हम वैदिक ज्योतिष करते हैं और ज्योतिष में कई बार हमने देखा, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा कि जब जातक हमारे पास आता है तो बहुत सारे राजयोग भरे होते हैं जन्म पत्रिका में। आपने भी देखा, हमने भी देखा, लेकिन पता चलता है वो तो बेचारा ठेली लगा रहा है या रिक्शा चला रहा है या कुछ बहुत बड़े बड़े राजयोग हैं लेकिन कुछ काम नहीं आ रहे। आपने भी देखा होगा, हम तो रोज ही देखते हैं। सोल का विषय है वैदिक ज्योतिष में, खासकर कि जब हम जन्म पत्रिका खोलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखते हैं और क्या देखना चाहिए। 4 स्तंभ हैं ज्योतिष के, लगन, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा। 4 स्तंभ हैं और चारों में से अगर एक भी कमजोर है तो मुझे लगता है कि जातक 0 से 0, मुझे ऐसा लगता है। पहले बात करते हैं लगन के ऊपर और लग्नेश के ऊपर। लगन और लग्नेश को देखना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से कि सबसे पहले देखिए, हम लगन की डिग्री देखते हैं और लग्नेश की डिग्री देखना जो बहुत जरूरी है मेरे नजर में, कि 0 डिग्री से लेके 6 डिग्री तक हो गई बाल अवस्था। बाल अवस्था मित्रों एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमने और आपने देखा होगा कि जातक कमजोर अवस्था में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे मान के चलते हैं कि कोई बच्चा पैदा हुआ हमारे घर में तो वो हमें खुशियां बहुत सारी दे सकता है। सबको अच्छा लगता है कि भाई बच्चा आया है, खुशी तो सबको होगी। लेकिन आज हम उससे कहें बाबू जरा बाजार से सामान ला दो, तो मुझे लगता है कि वो कुछ कर नहीं पाएगा, वो किसी काम नहीं आएगा। तो ये असर है 0 अवस्था से लेकर 6 डिग्री तक, क्योंकि लगन के अंदर बल नहीं है। अब उसके बाद चलते हैं 6 डिग्री से लेके 12 डिग्री के बीच में किशोर अवस्था। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो बहुत ज्यादा तो कमजोर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। ऐसे जातक आप देखना, चाहे लगन में शनि बैठा हो या मंगल बैठा हो, 6 डिग्री से लेके 12 डिग्री के बीच में अगर लगन उदय हो रही है किसी जातक की, तो बड़े गौर से ध्यान देना कि उस जातक के अंदर बचपना बहुत ज्यादा होगा, कॉमेडी बहुत करेगा, उछल कूद बहुत करेगा और अपनी एनर्जी को वो लगाना चाहेगा लेकिन वेस्ट कर देगा ज्यादातर। यहां पे लगन सामान्य मानी जाएगी। 12 डिग्री से लेके 18 डिग्री के बीच में जिसके लगन और लग्नेश मजबूत होते हैं, लगन और लग्नेश दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच में जिसके भी लगन और लग्नेश मजबूत होते हैं, उसका लग्नेश खराब हो जाए, लगन खराब हो जाए, लगन में कोई पापी ग्रह बैठ जाए या पूरी कुंडली खराब हो जाए, लगन मजबूत हो, लग्नेश मजबूत हो, आदमी 0 से हीरो बनता है। चेक कर लेना आप, चाहे कितने दुर्योग भरे हों, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत बहुत होगी, मेहनत बहुत करेगा, इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होगी कि आदमी कुछ भी करने के लिए तत्पर है। ये जो अवस्था है ये युवा अवस्था कहलाती है और जातक इसमें बहुत ज्यादा मेहनती होता है। और सीधी सी बात है, जब जातक मेहनती होगा तो आदमी को तरक्की इसको मिलेगी। अगर यहीं पे अगर एक आध कारक ग्रह अगर बैठे हैं केंद्र में, तब तो जातक बहुत आगे तक जाएगा। उसके बाद आती है 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक के बीच में, ये होती है अधेड़ अवस्था। अब अधेड़ अवस्था ऐसे मान के चलिए जैसे 50 साल का कोई युवक है मेरी तरह। अब 50 साल का कोई युवक है, उसकी जिज्ञासा तो बहुत अच्छी है, दिमाग भी बहुत अच्छा है, सोचता भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ हिम्मत जवाब दे देती है इस उम्र में। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप इंसान के तौर पे तय कर सकते हैं इस बात को, लेकिन उसके अंदर ज्ञान तो होता है, समझ तो होती है। तो ऐसे आदमी की सलाह बहुत अच्छी होती है, भले खुद कुछ ना कर पाए लेकिन समझ और सलाह बहुत अच्छी होती है। इसलिए ये अधेड़ अवस्था भी सामान्य, बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता।
उसके बाद 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में जो लगन उदय हो रही है या लग्नेश उदय हो रहे हैं, इसको कहते हैं मृत अवस्था। अब मृत अवस्था एक ऐसी अवस्था है, चाहे पूरे राज्यों भरे पड़े हो जन्म पत्रिका में, ये अवस्था सबसे ज्यादा कमजोर मानी जाएगी। और खासकर 28-29 डिग्री के बीच में काफी कमजोर अवस्था हो जाती है लगन और लग्नेश की। ये हुई लगन के बारे में। लग्नेश के बारे में बात करते हैं। लग्नेश अगर कुंडली के 6, 8वें और 12वें घर में है तो मुझे लगता है कि कितने राज्यों को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 6ठे घर में जिसका लग्नेश होगा, ऐसा आदमी रोग और कर्ज से परेशान रहता है जन्म स्थान के आसपास, अगर वो जन्म स्थान के आसपास रहता है तो। लेकिन ऐसा आदमी जन्म स्थान से अगर दूर चला जाता है, कम से कम एक स्टेट पार कर जाता है या 1000 किलोमीटर दूर पार कर जाता है, तो मुझे लगता है जातक काफी अच्छा कर लेता है जीवन में, क्योंकि जन्म स्थान से दूर चला गया तो दुर्योगों में कमी आती है। अब यहीं पे लग्नेश अगर 8वें घर में आ गए, 8वें घर में संघर्ष बहुत देते हैं जीवन में। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कहना चाहूंगा, शायद किसी को अच्छी ना लगे मेरी बात। जितने भी निम्न स्तर के जो लोग हैं, चाहे वो रेडी पटरी लगा रहे हैं, चाहे वो दुकानदारी कर रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो कारखाने में काम करते हैं, ज्यादातर लोगों के अष्टम भाव में लग्नेश मिलेगा। हमने भी चेक करा है, आप भी चेक कर सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी परेशान रहते हैं। अगर इनको लग्नेश का उपाय नहीं कराया जाए तो वो परेशान ही मिलेगा जाता है। लगन कुंडली में कितने राज्यों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 12वें घर में लग्नेश अगर चले गए तो मुझे लगता है 12वें घर का लग्नेश ये कहता है कि भैया जन्म स्थान से दूर चले जाओ, तब तो रोटी खा लोगे। क्योंकि उसमें 3-4 थ्रॉट आते हैं जिसके लग्नेश 12वें घर में चले गए। समझने वाली बात है कि लग्नेश जिसका 12वें घर में होगा, एक तो उसका अपमान बहुत होता है जीवन में। आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ आते हैं, अपमान बहुत होगा और जीवन में कई बार वो आत्महत्या की कोशिश करेगा और प्रयास करेगा और बार बार दिमाग में उसके जरूर आएगा आत्महत्या करके मर जाऊंगा, जिसका लग्नेश 12वें घर में होगा। और पाप प्रभाव में हो गया तो वो और भी ज्यादा परेशान करेगा। लेकिन यही लग्नेश अगर 12वें घर में चला गया तो राजयोग भी बना देता है, क्योंकि लग्नेश 12वें घर में गया और ऐसा आदमी जातक विदेश चला जाए तो बहुत अच्छी तरक्की जीवन में वो करता है, ऐसा मुझे लगता है। अब यही लग्नेश अगर केंद्र में आ गया, त्रिकोण में आ गया, शुभ हो गया, मजबूत हो गया, तो कहते हैं कि चाय वाला जो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो देखना है कि लग्नेश कितना मजबूत है। उसका मेन कारण ये मिलेगा। त्रिकोण में आ गया लग्नेश, पंचम में आ गया तो ज्ञान बहुत अच्छा होगा जातक को, चाहे वो अनपढ़ हो गंवार हो। जिसका भी लग्नेश पंचम भाव में मौजूद होगा, चाहे वो अंगूठा छाप है, ज्ञान बहुत अच्छा होगा। इतनी अच्छी समझ रखता है कि भले वो अनपढ़ है लेकिन वो उसकी सलाह बहुत अच्छी होती है। पाकिस्तान में किसी का लग्नेश आ जाए तो ऐसे लोग तो जीरो से हीरो बनते हैं, भले ही वो झोपड़ी में पैदा हुए लेकिन राजमहल में जाते हैं और किसी बड़े अपने स्टैंडर्ड को प्राप्त करते हैं और अच्छे पद पे जाते हैं। ये हुई लगन और लग्नेश की बात। मैं अपने मित्रों के लिए एक और चीज लेके आया हूं, बड़ी मेहनत और शोध का विषय है। जब हम जन्मपत्री देखते हैं तो जन्मपत्री में कुछ योग और दुर्योग ऐसे होते हैं कि नजर ही नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल कि पंचम भाव को देखते हैं तो यहाँ पर राहु भी बैठा है, शनि भी बैठा है, पूरे पाप प्रभाव है, लेकिन पता चलता है फिर भी 6 बच्चे घूम रहे हैं। ऐसा होता है ना गुरु जी। और कुछ ऐसा भी होता है कि राहु गुरुदेव भी देख रहे हैं, चंद्रमा भी देख रहे हैं, बुध भी बैठे हैं, लेकिन बच्चा एक भी नहीं है। क्या कारण है भाई? षोडश वर्ग जन्मपत्री का जो कुंडलियां बनती है 16 प्रकार की, हालांकि 60 प्रकार की षोडश वर्ग होते हैं, लेकिन 16 प्रकार के षोडश वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। इन पे हमें ध्यान देना जरूरी है अगर हमें किसी की सही मायने में अच्छी सेवा करनी है। तो आज मैं D7 संतान पे लेके आया हूं एक विषय, संतान। ये बहुत गूढ़ विषय है और मुझे लगता है हम अगर समझते हैं तो सामने वाले की अच्छी सेवा कर पाते हैं। जैसे 4 चीजें देखने के लिए हैं, वही चीज हम सप्तशांस कुंडली में देखेंगे। पहली बात तो मैं बता दूं कि सप्तशांस इसका क्यों पड़ा नाम, होना तो पंचमांश की है, क्योंकि पंचम भाव से संतान देखी जाती है, तो सप्तशांस क्यों पड़ा? क्योंकि सप्तशांस कुंडली एक ऐसी कुंडली है कि उस सप्तम भाव का जो मालिक है, जो स्पाउस है, उसने हमें संतान दे दी है। सप्तशांस इसलिए मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, जब हम D7 को देखते हैं तो हमें 4 चीज जरूर देखनी है। वहां भी
लगन, लग्नेश, पंचम और पंचमेश। इन चीजें तो हम ऑलरेडी देखते ही हैं कि भाव, भावपति और भावकारक, इनको भी देखना है। अब लगन और लग्नेश को सबसे पहले देखोगे, देखो जब शरीर में जान होगी, बच्चा तो तभी आएगा ना, तो लगन सप्तशांश कुंडली का अगर मजबूत होगा तो इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होगी। जातक के अंदर आप देखना कि लगन को जब भी सप्तशांश कुंडली के लगन को जब भी कोई शुभ ग्रह देखेगा तो उसकी इच्छा शक्ति बहुत होगी कि मुझे संतान चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, चाहे कितने भी दुर्योग छुपे हुए हैं, और होती है। एक बात। दूसरी बात, कुंडली का 6, 8, 12वें घर में अगर लग्नेश चला गया तो कमजोरी आ जाती है। ठीक है। अब आ जाओ पंचम भाव में, जहां से मेल संतान आनी है, चाहे वो लगन कुंडली का है, चाहे वो D7 का है। अब D7 के पंचम भाव से पहली संतान देखेंगे, D7 के 7वें भाव से दूसरी संतान देखेंगे, और D7 के 9th हाउस से हम तीसरी संतान देंगे। उसके बाद ही हम देखते चले जाएंगे अगर ज्यादा बच्चे देख रहे हैं तो। अब पहले पंचम भाव में जब पहला बच्चा होगा तब दूसरा होगा ना। पंचम भाव में हम क्या देखेंगे? 3 चीजें, भाव, भावपति और भावकारक। भाव में हमने देखा पंचम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। अब पंचमेश मान लो 6, 8, 12 में चला गया तो कुंडली कमजोर हो गई। 5वें घर पे अगर, सॉरी मुझसे गलती होगी, 5वें घर का मालिक 6, 8, 12 चला गया तो कमजोर हो गई, और 5वें घर पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो समझो बात खत्म। उसके साथ साथ अगर शुक्र, क्योंकि संतान तो शुक्र के बगैर आनी नहीं है, पंचम का कारक गुरु है, बृहस्पति को देखेंगे कि वो क्या कह रहा है कुंडली में, वो मजबूत है तो संतान आएगी चाहे कितने दुर्योग हो। उसके बाद में हम देखेंगे पंचम भाव में किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। लगन लग्नेश देखने के बाद हमने देखा पाप प्रभाव बहुत ज्यादा पंचम भाव में। पंचम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है तो डिले कराएगा, मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो गर्भपात कराएगा, और राहु केतु से संबंध बन रहा है तो परेशानी काफी आने वाली है। लेकिन इसके विपरीत अगर गुरुदेव वहां बैठ गए हैं या गुरुदेव देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं या शुक्र देख रहे हैं शुभ दृष्टि, तो संतान आएगी और शादी के कुछ दिन बाद ही आएगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके साथ साथ एक चीज और देखनी है जो बहुत ही जरूरी है कि संतान होना बड़ी बात नहीं है, उसके सुख को बहुत ज्यादा जरूरी देखना। वो कैसे देखेंगे? हर कुंडली में जैसे जन्म पत्रिका में हम चौथा घर देखते हैं सुख भाव का, उसी तरीके से किसी भी षोडश वर्ग की कुंडली को चौथे भाव को देखो कि संतान का सुख है या नहीं। वहां पे शनि बैठा है चौथे घर में तो परेशानी देगा, राहु कहते हैं केतु बैठे हैं तो आपने देखा होगा संतान ही अपने पिताजी को जूतों से मार रही है। देखा ना गुरु जी, कई बार देखा हमने, कई बार देखा कि संतान अपने माँ बाप को जूतों से मार रही है, तो कोई कारण तो होता होगा ना, जबकि लगन कुंडली में तो सब दुर्योग है ही। वो चौथे घर का सुख भाव बताएगा कि वहां पापी ग्रह बैठा है या शुभ ग्रह बैठा है। शुभ ग्रह बैठा है चौथे घर में या देख रहा है तो संतान आज्ञाकारी होगी, अपने पिता का पूरा पालन पोषण करेगी, और मुझे लगता है कि अपने पिता को या माता को अग्नि भी संतान के हाथ से होगी। चौथे घर में शुभ प्रभाव है तो, लेकिन यही चौथे घर में अगर राहु केतु शनि मंगल का प्रभाव है, अच्छा मंगल पापी नहीं है, मंगल क्रूर है, शनि पापी हो सकता है, मंगल पापी नहीं है। किसी भी षोडश वर्ग पत्री में अगर लगन से संबंध मंगल का बन गया तो समझ लो कि काम सारे होंगे लेकिन डिले होंगे। तो यहाँ पे अगर चौथे घर में अगर कोई पापी ग्रह बैठा है तो आप ये मान के चलिए कि सुख नहीं मिलेगा संतान होने के बाद भी, और कोई शुभ ग्रह की दृष्टि या प्रभाव है चौथे घर में तो ये मानकर चलिए 1000% जातक को संतान का सुख मिलेगा। ये मेरा सोच था, और मैं थोड़ी सी आगे और टाइम देते हैं तो 3 मिनट हुआ। एक बहुत ही पसंदीदा जो मुझे अच्छा लगता है, गुरु जी को भी अच्छा लगता, सभी को तकरीबन पसंद आएगा, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह जो जानते तो हम सभी हैं लेकिन समझ कभी कभी किसी किसी को ही आता है कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है कि लगन कुंडली में खराब हो गया। वैसे आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर 90% जन्म पत्रियों में चंद्रमा खराब मिलता है, देखा होगा। क्यों?
पहले क्यों का जवाब ढूंढते हैं कि 90% पत्रियों में क्यों खराब मिलता है, क्योंकि 15 दिन तो चले गए कृष्ण पक्ष के कमजोर चंद्रमा, उसके बाद शनिदेव के साथ भी चंद्रमा बैठेगा, केतु के साथ भी बैठेगा, महीने में 27 दिन घूमेगा, तो वो शनिदेव के साथ भी आएगा, राहु के साथ भी आएगा, केतु के साथ भी आएगा, कमजोर हो जाएगा। मंगल के साथ उग्रता ज्यादा होगी और वृश्चिक राशि में आएगा तो नीच हो जाएगा। 15 दिन चलो इसके चले गए, चाहे उच्च के हो जाए कृष्ण पक्ष के, तो भी चंद्रमा क्षीण हो जाता है। सही बात है। अब इसी चंद्रमा को कमाल देखिए क्या करता है कमाल, क्योंकि हर आदमी तो कमजोर नहीं हो सकता ना। किसी जातक का, पहले से बता रहा हूं, जातक का लगन और लग्नेश मजबूत है और चंद्रमा खराब है, तब देखो ये चंद्रमा क्या कमाल करता है कि नौवांश कुंडली में लगन और लग्नेश की पोजीशन अच्छी हो और चंद्रमा केंद्र और त्रिकोण में अच्छी राशि में आ जाए, तब क्या होगा? तब ये होगा कि चंद्रमा लगन कुंडली में खराब है, नौवांश में खराब है, नौवांश में अच्छा है, तब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पुलिस वाले हैं सबके चंद्रमा खराब मिलेंगे, क्योंकि गोली कैसे चलाएगा जब चंद्रमा खराब होगा? हमारे आपके बस की नहीं है। नेवी के अफसर सबके चंद्रमा खराब मिलेंगे, नेवी के जितने अफसर हैं आप उनकी कुंडलियां चेक कर लेना। सर्जन, डॉक्टर, जितने भी सर्जन होंगे, डॉक्टर होंगे, सबके चंद्रमा खराब होंगे, लेकिन नौवांश में अच्छा होगा। ठीक है। बेईमान आदमी, वो बेईमानी कैसे करेगा? भाई मुझे भाई साहब के पैसे खाने हैं, बेईमानी तो आनी चाहिए ना मन में। जब मन में बेईमानी आएगी तभी खा पाएगा। उसके साथ साथ राजनेता, ज्यादातर इनके चंद्रमा खराब ही मिलते हैं, लेकिन लगन नौवांश में अच्छे हो जाते हैं। तभी तो हमें और आपको उल्लू बना के कुछ भी करवा लेते हैं, मेहनत भी करवा लेते हैं, वोट भी ले लेते हैं और नेता भी बन जाते हैं, फिर कोई पूछता नहीं। उसका प्रभाव चंद्रमा का है। उसके बाद में आ जाओ, बुरा नहीं मानना, हम ज्योतिषी, हमारे लिए चंद्रमा खराब मिलेंगे। क्यों मिलेंगे चंद्रमा खराब? इस क्यों का जवाब हमारे पास जातक आता बड़ी उम्मीद के साथ कि हम गुरु जी के पास जाएंगे, उसके लिए हम गुरु हैं जब तक उसका काम नहीं हो जाता। हमारे पास गुरु जी वो आएगा जब तक हमारे पास के गुरु जी हमारा भला करेंगे, लेकिन वो गुरु जी उसके दर्द को जब समझ पाएंगे जब खुद का चंद्रमा खराब होगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले के दर्द को समझने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनके चंद्रमा कमजोर मिलेंगे, आप ये देखना 90% जो ज्योतिषी हैं उनके चंद्रमा खराब होंगे, लेकिन नौवांश में अच्छे होंगे। नौवांश की बात नहीं कर रहा हूँ, नौवांश में अच्छे होंगे, लगन कुंडली में खराब रहेंगे, चाहे वो शनि के साथ आ जाए, 6, 8, 12 में चला जाए, चंद्रमा खराब होगा, मनसो जातक चंद्रमा, लेकिन नौवांश में अच्छा है तो यही ज्योतिषी बनाने का भी काम करता है। इसके साथ साथ अगर किसी को त्रुटि नजर आती है, कोई कमी नजर आती है, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और अपने वक्तव्य को यहीं पे समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों।